हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे फाइनली एक डिफरेंस की वीडियो आ गई है। डिफरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आपको डिफरेंस नहीं सिखाएगा, ये आपको पहचानना भी सिखाएगा चीजों के बीच में, उनकी डिटेलिंग आंसर भी लिखना सिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, कुछ रट्टा नहीं मारना, बैठ के वीडियो एंड तक देखना है। सारे डिफरेंस का अभी रिवीजन बता दूंगा विद की वर्ड, सारे के सारे की और वर्ड्स के। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने लास्ट मिनट टिप बताया था, जिसके अंदर मैंने लास्ट मिनट का टिप बताया था कि किस तरीके से आखिरी मिनट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। शुरू के 15 मिनट जब आप बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे के सारे डिफरेंस जो पूरे बीएसटी के अंदर है। सबसे पहला, एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में बैलेंस क्रिएट करना। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं जो इफेक्टिव, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं जो एफिशिएंट, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जो दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। इफेक्टिव में पहले टी आ गया, टी फॉर टाइम, काम को टाइम पे पूरा करना। इसके अंदर क्लास एफिशिएंट भी बोल सकते हैं, इसको लास्ट में टी आता है, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लो कॉस्ट में पूरा करना काम। अगर एक इंसान लो कॉस्ट में काम पूरा कर रहा है, भले ही लेट कर रहा है, तो वो एफिशिएंसी है। एक इंसान टाइम पे काम पूरा कर रहा है, भले ही वो बहुत हाई कॉस्ट में कर रहा है, तो वो इफेक्टिवनेस है। लो कॉस्ट और समय भी कम, तो दोनों को मिलाएंगे तो बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। ये टाइम ओरिएंटेड होता है, ये कॉस्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे हम एंड रिजल्ट तक पहुँचते काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम कॉस्ट कम करने की बात करते हैं। यहाँ सही सही काम करो, यहाँ सही तरीके से करो ताकि कॉस्ट कम हो। डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बोलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है क्लास। तो फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल की बात करें, फॉर्मेशन आप बेसिस के साथ लिखोगे क्लास, ये किसी ना किसी फंक्शन के बेसिस पे होता है और ये किसी ना किसी प्रोडक्ट बेसिस पे होता है। यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट होता है, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल में क्लास आप अकाउंटेबिलिटी ठहरा नहीं सकते किसी को। डिफिकल्ट टू अकाउंटेबल एनी वन, बिकॉज सेल नहीं हुई तो वो दूसरे डिपार्टमेंट डाल देगा, दूसरे डिपार्टमेंट पे डाल देगा वो। लेकिन यहाँ पे क्लास अगर किसी प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई तो फिर वही इंसान जिम्मेदार है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सस्ता है क्लास, वन प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है क्लास, इसलिए महंगा है। अगर हम बात करें तो लेस चांस, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। फंक्शनल में क्लास सिर्फ आप एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग मिलती है, एक ही फंक्शन आप करते हो तो डेवलपमेंट होने के चांस कम है। लेकिन यहाँ पे क्लास की आप मल्टी फंक्शन परफॉर्म करते हो, आप उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सेल परचेज सब संभालते हो एक डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के ज़्यादा चांस है। स्पेशलाइजेशन की बात करें, ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, इसको ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अगर तुम्हें हाई स्पेशलाइजेशन चाहिए प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर, फंक्शन में, तो तुम फंक्शनल में जाओगे। कोऑर्डिनेशन क्लास, कंपेयर टू डिविजनल, लेस कंपनीज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। क्लास डिविजन लेस व्हेन जब क्लास कई बार आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसे सुटेबल एक कंपनी एक प्रोडक्ट के लिए होता है, बट आप मल्टी प्रोडक्ट बनाते हो तो कोऑर्डिनेशन घट जाता है। यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन है, बिकॉज एक प्रोडक्ट की सारी एक्टिविटी एक ही डिपार्टमेंट में हो रही है, तो इजी टू कोऑर्डिनेशन है। ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, लेस ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन। यहाँ ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑपरेशन एक ही बात है। यहाँ लेस ऑटोनॉमी है, यहाँ पे मोर ऑटोनॉमी है। अगर बात करें सुटेबल की, तो ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, और ये उसके लिए सुटेबल है जो डाइवर्सिफाई फर्म है, जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। बेसिकली आप ध्यान रखना, फंक्शन में प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इनकी बात करेगा तो वो फंक्शनल है। और कई सारे प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, 2-4 प्रोडक्ट और बनाना चाहती है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाना चाहती है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, सब भाषा लिखी होगी तो डिविजनल। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ध्यान से अच्छे से समझना। यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है और ये लार्ज स्कोप और वाइडेड स्कोप है। यहाँ पे दो लोगों के बीच, दो लेवल के बीच अथॉरिटी का शेयर होता है, यहाँ पे मल्टी लेवल के बीच अथॉरिटी का शेयर होता है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। डेलीगेशन नेसेसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन नॉट। डेलीगेशन का एक्सटेंशन डिसेंट्रलाइजेशन है। डेलीगेशन का मेन पर्पज है लोड कम करना, कि भैया अपना वर्कलोड कम करने के लिए काम दे दिया। यहाँ का मेन पर्पज है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और सब लोगों को मिलजुल काम करना है। अगर मैं बात करूँ सिग्निफिकेंस की, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बट इट इज़ अ रूटीन। ध्यान रखना, डेलीगेशन जो है वो रूटीन फंक्शन है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, वन टाइम डिसीजन। ध्यान रखना, डेलीगेशन बार बार होता है ऑर्गेनाइजेशन में, रूटीन, लेकिन ये वन टाइम डिसीजन है, बार बार नहीं होता, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, डेलीगेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है कम है, बिकॉज तुम्हारे बॉस ने तुमको पावर दिया है, तुम्हारे सर पे बैठा है, वो देख रहा है तुमको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पावर बांटा गया है टॉप लेवल मैनेजर्स द्वारा, तो क्लास सबको आप देख नहीं सकते, तो यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्शन थोड़ा ज़्यादा है। इन डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज मोर फ्रीडम, आप इतना ध्यान रखना, इधर उधर की बातें छोड़ो। लेकिन यहाँ पे क्या, इन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर पास द अथॉरिटी टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस सुपरविजन बाय द मैनेजर। एक ही बंदे को दिया है, तुम नजर रखोगे क्लास, तो यहाँ पे लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन। अगला स्कोप, ये नैरो स्कोप है, वाइडर स्कोप है।
रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का काम किसका होता है? टॉप लेवल का। ध्यान रखना, अगर टॉप लेवल मैनेजर पावर को बांट रहा है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, और हर एक मैनेजर कर रहा है तो वो डेलीगेशन है। डेलीगेशन कंपलसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी। छोटी कंपनी है तो ये नहीं होगा, सिर्फ डेलीगेशन होगा। पर्पस की बात करें, यहाँ वर्कलोड कम करने का पर्पस है। यहाँ इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट्स का रोल, उनके अंदर एक मैनेजरल टैलेंट डेवलप करना यहाँ मेन मोटो है कि भाई वो एक मैनेजर की तरह काम करें। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाई इमीडिएट सुपीरियर, अथॉरिटी जस्ट मेरे ऊपर जो बॉस है उसने मुझे दिया है, मैं अपने से नीचे वाले को दूंगा। लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाई टॉप लेवल। ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर करते हैं। अगला है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस। सेम टू सेम इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही है। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो मीनिंग क्लास यहाँ पे दो लोग ऑफिशियली अटैच हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये दो लोग क्लास ऑफिशियली अटैच नहीं है। अगर नेचर की बात करें, फॉर्मल रिजिड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते इस मैसेज को, और जो इनफॉर्मल है वो डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, आप इस मैसेज को चेंज कर सकते हो। फॉर्मल ओरल और रिटर्न होता है, बट प्रेफर किया जाता है क्लास रिटर्न। इनफॉर्मल क्लास अक्सर ओरल ही होता है। दोस्त हम बातचीत करते हैं तो लिख के थोड़ी करते हैं। स्केलर चेन, हियर स्केलर चेन फॉलो। अब स्कूल वाले नोटिस भेजेंगे तो लिख के भेजेंगे, हम दोस्तों को बताएंगे तो ऐसी कॉल पे या मैसेज पे बता देंगे। हियर स्केलर चेन फॉलो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्केलर चेन फॉलो होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है ना, हिरार्की, लाइन बाय लाइन सबको मैसेज पास किया आता है। यहाँ दोस्तों में कोई स्केलर चेन नहीं होता। नीड की बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, भैया फॉर्मल कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब स्कूल जाते हो, हंसी मजाक गपशप करते हो, ठीक है, बट पढ़ाई भी जरूरी है, तो ये जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। लेकिन ये आप इंडिविजुअल की नीड है। आप कंपनी में काम करते हो, गपशप करना, गॉसिप्स हो गया, गेट टुगेदर करना, गेम्स खेलना, है ना, वीकेंड पार्टीज हो गया, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तभी तो माइंड फ्रेश होगा। तो 8 घंटे सिर्फ काम 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 कौन करेगा भाई? नहीं हो सकता। पर्पस की बात करें, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना, इसका है क्लास वर्कर को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देना। आप अगर 8 घंटे पढ़ते रहोगे ना, पागल हो जाओगे, तो आपको बीच में ब्रेक चाहिए, ठीक है, आपको बीच में ब्रेक चाहिए। आप बीच में थोड़ा फ्री होते हो क्लास, थोड़ा इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखते हो, दोस्तों से बातें करते हो, क्लास घूमते फिरते हो, टहलते हो, गेम खेलते हो, जो भी तुम XYZ करते हो, या सो जाते हो, तो वो जरूरी है, क्लास साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो यार, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्लास पता होता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान की जिसने इन्फॉर्मेशन दिया है। इनफॉर्मल में क्या होता है, र्यूमर्स फैलते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। तेरे को किसने बताया? उसने। उसे किसने बताया? किसने। उसे किसने बताया? किसने। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट होते हैं ना, फेक मैसेजेस, उसी तरीके से क्लास कहाँ से आया पता नहीं। अभी देखना, रिजल्ट आने से पहले एक फेक नोटिस आएगा, रिजल्ट इस डेट को इतने बजे आ रहा है, हर जगह फैल जाएगा, किसने बना किसने फैलाया नहीं पता, फिर CBSE नोटिस जारी करेगी कि भैया ये फेक है, ठप्पा लगा के। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट है ना, दोनों के दोनों कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। तो प्राइमरी मार्केट जो है क्लास न्यू इश्यू मार्केट है, यहाँ नई सिक्योरिटीज को बेचा खरीदा जाता है। सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है। देखो बच्चों, मैंने कोशिश की कि IP के पेपर के बाद से पूरा सिलेबस ही फिर से करा दिया इस 1.5 दिन के अंदर। इस 1.5 दिन के अंदर पूरा सिलेबस ही फिर से करा दिया क्लास। 25 ज़्यादा वीडियोस क्लास लगभग आई, 25 से ज़्यादा ही है। 1.5 दिन के अंदर मैंने पूरी कोशिश की आपका 0 ट्रेंड हो जाए। अकाउंट्स में और ज़्यादा मेहनत करूंगा और घोट दूंगा खुद को, बस तुम सपोर्ट बनाए रखना, अपना प्यार, अपना कमेंट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो क्लास, रियली वही मुझे मोटिवेशन देता है काम करने का। इशूड बाई, सिक्योरिटीज आर इशू बाई कंपनी। सुनो मेरी बात, प्राइमरी में क्लास नई सिक्योरिटी बेचा आता है, सेकंड हैंड सिक्योरिटी। मैं गया कंपनी के पास, शेयर लेके आया प्राइमरी मार्केट, फिर मैंने अपने दोस्त को बेचा सेकेंडरी मार्केट, उसने अपने भाई को बेचा सेकेंडरी मार्केट। यहाँ सिक्योरिटी कंपनी इशू करते हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है। क्लास प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, सेकेंडरी मार्केट का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है, प्लस सुबह 9:15 से 3:30 तक स्टॉक मार्केट चालू रहता है। यही स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे कोई भी कंपनी एंट्री कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड कंपनी एंट्री करती है। लिस्टेड कंपनी का मतलब जिनको क्लास सोच समझ के कंपनी ने अपनी लिस्ट में डाला है, जिनकी फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करके, जिनके रिपोर्ट्स को चेक करके, जिन्होंने क्लास कंपनी के फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जो लिस्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ है उसको आए हैं। मतलब बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी जो डूबेंगे नहीं या जो घाटा नहीं करेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते डूबेंगे नहीं, बट जनरली अच्छी कंपनी। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, नई इशू है, कंपनी शेयर इशू करती है, कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, सारी कंपनीज पे एंटर कर सकती हैं। सिक्योरिटी का प्राइस मैनेजमेंट खुद फिक्स करेगी। यहाँ सिक्योरिटी का प्राइस शेयर मार्केट की डिमांड सप्लाई पे फिक्स होगा, जैसे अदानी का स्टॉक गिर गया था ना डिमांड सप्लाई खेल से, उसी तरीके से यहाँ लिस्टेड कंपनी आती है क्लास, और इसका फिक्स वर्किंग आवर होता है, लोकेशन भी होता है।
कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में कैपिटल मार्केट की बात करूं तो क्लास किसके लिए होता है? बेसिकली कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो कैपिटल मार्केट में क्लास कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पे भी सब कुछ है, बस फॉरेन इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। दे आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स इन प्राइमरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इस किसका है क्लास? शॉर्ट टर्म। इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स। यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। लिक्विडिटी, लेस लिक्विड क्योंकि लंबे समय के लिए है, और ये हाई लिक्विड है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए। मोर रिस्क, रिस्क बहुत है और रिटर्न भी बहुत है। यहाँ रिस्क भी कम है और रिटर्न भी कम है। रिक्वायरमेंट, ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है और ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। कितना सिंपल है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, मोर रिस्क, मोर गेन, लेस रिस्क, लेस गेन, लेस लिक्विड, हाई लिक्विड। लो यहीं पे ही याद हो गया क्लास सारा का सारा। ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग। नॉन पर्सनल है एडवर्टाइजिंग, टीवी पे आ रहा है बस, नॉन पर्सनल। घर जाके आदमी बेच रहा है सामान तो पर्सनल। सोफिस्टिकेटेड मशीन के लिए, कस्टमाइज मशीन के लिए होता है। जनरल प्रोडक्ट के, एफएमसीजी गुड्स के लिए होता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राशन घर में जो आता है उसके लिए घर आके नहीं देगा बंदा, पर्सनली कंपनी नहीं बेचेगी आके। ठीक है। अब अमेजन वाला घर आके दे रहा है तो उसे पर्सनल सेलिंग मत समझ बैठना एक तरीके से। इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ एन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, लेस फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्डाइज मैसेज आर यूज्ड। स्टैंडर्डाइज मैसेज, एक स्टैंडर्ड मैसेज है, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल मैसेज है, आप चेंज कर सकते हो। कस्टमर की जैसी नीड है उसके हिसाब से आप मैसेज को चेंज कर सकते हो। ये मास लाखों लोगों तक पहुँचता है, यहाँ पे कुछ ही लोगों तक आप पहुँच सकते हो। कॉस्ट की बात करें, पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम है, बिकॉज आप टीवी में ऐड एक बार डालते हो, करोड़ों लोग देख लेते हैं, कितनों के घर चले जाओगे तुम, तो यहाँ पर पर्सन कॉस्ट बहुत ज़्यादा, एक पर्सन अलग से दिहाड़ी लेगा तुम्हें तुम्हारे घर जाने की, है ना। कवरेज, अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म में पूरी मार्केट को जल्दी कैप्चर करना है, कम से कम अगर मेरा कोई बैच लॉन्च हो रहा है तो मैं क्लास टीवी पे, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। मैं घर घर जाके बताऊंगा तो साल लग जाएगा पूरा का पूरा, पता तब भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम लगता है क्लास मार्केट को कवर करने में। ओके, यहाँ पे क्लास रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर का यूज़ होता है, मास मीडिया का। यहाँ पे ऐसा कोई मास मीडिया नहीं, सीधे घर जाके यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं आता, ये क्लास एक है डीमेरिट इसका। कोई फीडबैक नहीं है यहाँ पे क्लास, फीडबैक आता है कि भाई अच्छा सामान नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, बता दो रीज़न क्या है। ये है क्लास कस्टमर जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उसके लिए है, लेकिन ये कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए, जो क्लास स्पेशल प्रोडक्ट है ना, कस्टमाइज प्रोडक्ट, ये उसके लिए है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक तभी कहता हूँ देखने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास इससे कल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। डिफरेंस भले ही ना आए, लेकिन कौन कौन है ये सब क्लास आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनना मेरी बात, देखो कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम स्टेट, अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है ना, फ्रॉड हुआ है, तुम कंप्लेन फाइल करोगे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। सुनो मेरी बात, डिस्ट्रिक्ट फॉरम की बात करें, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर है, एक जो है वुमेन होनी चाहिए। यहाँ पे भी क्लास एक प्रेसिडेंट है, 4 मेंबर हैं और इसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट है और 4 मेंबर और एक वुमेन होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर, 4 मेंबर, 4 मेंबर, सब में एक वुमेन होनी जरूरी है। ठीक है, ताकि महिलाओं की बात को समझ सके वो बेहतर तरीके से। हु कैन बी प्रेसिडेंट, यहाँ पे वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट और वर्किंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, 3 कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट, हाई और सुप्रीम। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो इतना ध्यान रखना, इनकी कमेटी तो होती है सिलेक्शन कमेटी, बट स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन क्लास ये जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उससे कंसल्ट करके लेते हैं, अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट सेंट्रल, सिलेक्शन कमेटी, चीफ जस्टिस, और यहाँ पे क्लास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, राइट, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये हो गया एक प्रेसिडेंट, 2 4 4, सब में एक वुमेन, अपॉइंट बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सॉरी वर्किंग रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सीजेआई, ये हाई कोर्ट का सीजे, और ये क्लास सिलेक्शन कमेटी। मैंने डिटेल में बता दिया, बस इतना डिटेल में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मेंबर ध्यान रखना बस। जुरिडिक्शन ध्यान समझना, 1 करोड़ रुपए तक, 1 रुपए से लेके 1 करोड़, 0 में तो फिर कस्टमर ही नहीं हो आप, 0 का सामान खरीद के लाए तो फिर तो आप ग्राहक ही नहीं हो, कंज्यूमर ही नहीं हो, आप कंप्लीट फाइल ही नहीं कर सकते। 1 रुपए
से लेके 1 करोड़। आपने कुछ सुना होगा हाल फिलहाल में एक मतलब न्यूज़ की गौतम अडानी को मोदी जी ने 1 रुपए में जमीन दी थी, ठीक है। अब ये सच है झूठ है मैं इस पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक लाइन दे रहा हूँ, ठीक है, कि गौतम अडानी 1 रुपए में। अब सवाल ये होता है कि सर 1 रुपए में, 1 रुपए में मतलब पता नहीं कितना मीटर स्क्वायर फीट जो भी जमीन होती है, ठीक है, स्क्वायर मीटर जो भी XYZ होती है मुझे नहीं पता, वो दिया था, तो 1 रुपए का इन्वॉल्वमेंट क्यों आया? ये सवाल आ सकता है कि यार हर जगह 1 रुपए का इन्वॉल्वमेंट क्यों आता है? 1 रुपए का ये 1 रुपए क्या है क्लास? क्योंकि 1 रुपए के बिना कोई अग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहता है कि दो लोगों के बीच में तभी अग्रीमेंट होगा किसी भी चीज़ का जब उसमें क्लास मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मनी है ना 1 रुपए, ठीक है। तो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक। अभी 1 करोड़ 1 रुपए, 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 CR तक, 10 करोड़ का भी तो यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ 1 रुपए से लेके क्लास अरबों खरबों तक। तो अगर मेरा सामान 1 रुपए का यहाँ जाऊँगा, मेरा सामान 5 रुपए का यहाँ जाऊँगा, 5 लाख का यहाँ, 9 लाख का यहाँ, 1 करोड़ का यहाँ, 1 करोड़ 1 रुपए का, तो फिर यहाँ पे 10 करोड़ का यहाँ पे, 10 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। और अपील करेंगे क्लास को, वो अपील करेंगे, वो जाएंगे कोर्ट में जाके अपील करेंगे वो लोग, क्लास टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद जज रिपोर्ट सुनाएगा। अगर उसकी जजमेंट से मैं खुश नहीं हूँ तो विद इन 45 डेज में यहाँ कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ, और यहाँ से खुश नहीं हूँ तो विद इन 30 डेज के अंदर मैं यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से खुश नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान मान लो यहाँ आ गया, मेरा सामान है मान लो 1.5 करोड़ का, मैं यहाँ आया, यहाँ से खुश नहीं, मैं 30 दिन के अंदर यहाँ कंप्लेन फाइल करूंगा। अगर यहाँ से खुश नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे घर जाना पड़ेगा, यही मेरे लिए फाइनल डिसीजन है। मेरा सामान है 12 करोड़ का, मैं यहाँ गया और मैं यहाँ से खुश नहीं हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का एक ही रास्ता है क्लास, आप पहले नेशनल में जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और नेशनल में जाने का रास्ता एक ही है क्लास 10 करोड़। कुल मिला के जिसका सामान 10 करोड़ से ज़्यादा का है वही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर मेरा सामान 10 करोड़ से कम का है तो मुझे नेशनल के डिसीजन से खुश रहना पड़ेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं अपील फाइल कर सकता। अच्छा मेरा सामान 1 रुपए का है, स्टेट ने भी गलत सुनाया, डिस्ट्रिक्ट ने भी गलत सुनाया, स्टेट ने भी गलत सुनाया, नेशनल ने भी गलत सुनाया। अब बच्चे बोलते सर सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है और सामान 10 करोड़ से ज़्यादा का है, तो सामान 10 करोड़ का है और सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तुम्हें, सर्वोच्च न्यायालय देश का, तुम उससे खुश नहीं, फिर तो भाई एक ही रास्ता है भगवान, तुम्हें भगवान के पास जाना पड़ेगा, उनसे जाके न्याय मांगना पड़ेगा तुम्हें, एक ही रास्ता है बस, ठीक है। जस्ट किडिंग। और फाइनली क्लास ऑल द बेस्ट, मैं बहुत खुशी खुशी आप लोगों को क्लास चाहता हूँ आप पेपर देने जाओ बिना टेंशन के। तुम कैसे बच्चे हो, शैतान हो, साल भर नहीं पढ़ा, सिर्फ 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है, ठीक है। जो भी है पेपर अच्छे से करके आना, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, बहुत अपना बेस्ट दे के आना बस, और अपना बेस्ट दे दो तो रोना मत आके, है ना। किसी से कंपेयर मत करना, कंपेयर करोगे ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। मेरे से आगे हज़ारों करोड़ों लोग हैं, मैं मतलब मेरे से आगे करोड़ों लोग हैं मान लो, मैं सबसे कंपेयर करूंगा तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। बस अपनी मेहनत से कंपेयर करो, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे इतने नंबर आए, ठीक है, कुछ और अच्छा करेंगे लाइफ में, मौका बहुत मिलेगा, ज़िंदगी से बड़ा प्रीशियस चीज़ कोई नहीं है। खुश रहो क्लास, एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। सुबह 5 बजे लाइव है बेटा, आ जाना, ठीक है सब।